दोस्तों आज का ये दौर जो है ये इस तरीके का दौर है कि आज के इस दौर में अगर आपका कोई सगा संबंधी भी, कोई रिलेटिव्स भी आपकी अगर किसी वजह से मदद करता है तो आप ये ना समझें कि वो मदद आपको आपका रिश्तेदार या फिर किसी सगे संबंधी होने की वजह से कर रहा है, आप परेशान हैं इस वजह से कर रहा है, बल्कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश भी हो सकती है, बल्कि इसके पीछे उसका कुछ बड़ा मकसद भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक मकसद के तहत कुछ ऐसा किया गया है जिसमें तमाम रिश्ते, तमाम नातों को एक तरीके से पांव के तले कुचल दिया गया और उसके बाद में एक 13 साल की बच्ची और एक 10 साल के बच्चे के सर से उसके पिता का जो साया है वो हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से, और इसी लखनऊ के अंतर्गत एक थाना आता है बगराम थाना, और ये जो बगराम थाना है इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है छतौनी गांव। इसी छतौनी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो व्यक्ति है उसका नाम है रामफेर। उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम मीरा है। रामफेर के टोटल 2 बच्चे हैं। एक बिटिया है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है और एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है। रामफेर के परिवार में उसके अलावा उसके 2 भाई भी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम पवन है और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम सुभाष है। रामफेर जो था ये मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार में अपने बच्चों को और अपनी पत्नी का भरण पोषण किया करता था। रामफेर अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर बैंड बाजा बजाता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा था। और दोस्तों इस परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 18 सितंबर साल 2025। और इसी 18 सितंबर साल 2025 को इसी छतौनी गाँव के अंतर्गत किसी के यहाँ 13वीं का प्रोग्राम था और सारे ही लोग उसी 13वीं के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन जो रामफेर था ये अपने घर पे ही मौजूद था कि उसी समय रामफेर के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आ जाओ। अब उसके बाद में रामफेर जो था घर वालों से कुछ कहता नहीं है, फ़ोन अपने कान पर लगाता है और उसके बाद चला जाता है। अच्छा, जैसे ही घर वाले लौटते हैं उसके बाद में रामफेर घर पर होता नहीं है। अच्छा, पत्नी बताती है कि रामफेर जो है उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद में वो निकल गया। अब परिवार वाले, चूंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, रामफेर को अब तक तो लौट आना चाहिए था, लिहाजा परिवार वाले जो होते हैं रामफेर का फ़ोन ट्राई करते हैं। और जब रामफेर का फ़ोन ट्राई किया जाता है तो दोस्तों जो मोबाइल नंबर था उस पर लगातार रिंग जारी थी, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रामफेर का फ़ोन उठा सके या फिर रामफेर खुद फ़ोन उठा सके। अब यहाँ पर परिवार वालों के लिए मुश्किल ये थी कि या तो फ़ोन स्विच ऑफ होता तो परिवार वाले ये सोच लेते हो सकता है कि बैटरी डेड हो गई हो, लेकिन फ़ोन उठाया ही नहीं जा रहा है तो ऐसा कैसे मान लिया जाए कि रामफेर फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, और ऐसी क्या बात होगी कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। चलो साइलेंट भी लग जाएगा, लेकिन आज के इस दौर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो घंटे 2 घंटे पे अपना मोबाइल अपने हाथ में ना ले, उसकी स्क्रीन ना खोले और कुछ देखे ना। तो ऐसे में रामफेर अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है और नहीं उठा रहा है तो उसको कम से कम मिस कॉल तो दिखती होंगी, तो वो वापस भी कर सकता है। अब परिवार वाले परेशान हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं रामफेर को ढूंढना शुरू करते हैं। इसमें रामफेर का जो बड़ा भाई पवन और छोटा भाई सुभाष और बाकी के तमाम रिश्तेदार। रामफेर जहाँ कहीं भी जा सकता था गांव के अंदर तमाम मिलने वालों से पूछा जाता है, जहाँ पर उसका उठना बैठना था उन सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन रामफेर का कहीं पर भी कोई पता नहीं। अच्छा, परिवार वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि रामफेर कहीं चला गया हो, काम के सिलसिले में कहीं गया हो, लौट आएगा, थोड़ा सा इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होते। उसके बाद में जो पवन होता है और जो सुभाष होते हैं, इनकी किसी केस में कोई पेशी थी, इसलिए ये चारबाग के लिए बस से निकल जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह के वक्त में एक जगह पड़ती है सालेमपुर, और इसी सालेमपुर के पास में एक नहर पड़ती है शारदा नहर, और इसी में जो साइफोन के पास में जो छतौनी कस्बा है, जो कि छतौनी मैंने आप लोग को जो गाँव बताया, जिस गाँव का ये रहने वाला रामफेर था, इसी पर एक रास्ता पड़ता है जिसको बोला जाता है नाले वाला रास्ता। और इसी नाले के पास में सुबह सुबह जो कुछ लोग गुजर रहे होते हैं 19 सितंबर साल 2025 को, तो उन्हें नाले के अंदर एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई पड़ती है, सीधा सीधा जो लोग होते हैं सीधा सीधा बगराम थाने में फ़ोन कर देते हैं। अब बगराम थाने की पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में वीडियोग्राफी कर स्थानीय लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों जैसे ही उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है
तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो तुरंत उस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं, शनाख्त कर लेते हैं। पुलिस वाले उन लोगों से पूछते हैं क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इस व्यक्ति को जानता है। सारे ही लोग एक ही सुर में कहते हैं कि साहब ये व्यक्ति तो रामफेर है, उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है, चतौनी गांव के अंदर रहता है, बैंड बाजा बजाने का काम करता है और कल से लापता है, सारे लोग ढूंढ भी रहे हैं। लिहाजा इस बात की जो सूचना थी सीधा सीधा रामफेर के परिवार वालों को पहुंच जाती है। रामफेर की पत्नी मीरा और उसके दोनों बच्चे, एक बेटी 13 साल की है और बेटा जो है वो 10 साल का है। और इस बात की सूचना जो थी वो भाई पवन और सुभाष को भी कर दी जाती है। वो भी सीधा लौटते हैं और उसके बाद में सीधा सीधा पहुंच जाते हैं इसी छतौनी कस्बा से जो 1.5 किलोमीटर दूर पे जो नाला है उसी नाले के पास में। मीरा जब अपने पति की डेड बॉडी देखती है तो रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। दोनों ही बच्चे बदहवास होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मीरा को कैसे आश्वासन दिया जाए। परिवार वाले मीरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा का हाल वो था कि मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसका पति जो अच्छा भला घर से गया था और आज उसकी इस तरीके से डेड बॉडी मिली है। दोस्तों, इस बात की जो खबर थी, इस डेड बॉडी की जो खबर थी, यानी जब लोगों को ये पता चलता है कि रामफेर की डेड बॉडी छतौनी गांव के पास में जो एक नाला पड़ता है 1.5 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर नाले के अंदर मिली है। देखते ही देखते छतौनी गांव से वहाँ पर लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती है। हर लोग और हर कोई व्यक्ति ये सोचने और समझने पे मजबूर था कि आखिरकार रामफेर की कोई क्यों और किस तरीके से यहाँ पर नाले में मारकर आखिरकार उसको क्यों फेंकेगा। लिहाजा पुलिस जो थी सबसे पहले इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और इस पूरे मामले के अंदर छानबीन शुरू करती है। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इस पूरे मामले के अंदर जब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो सबसे पहले रामफेर की पत्नी मीरा से पूछताछ की जाती है। मीरा से जब पूछताछ की जाती है तो मीरा पुलिस को बताती है कि साहब कल रात गांव के अंदर एक 13वीं का प्रोग्राम था, सारे ही लोग वहां पे गए हुए थे। मेरे पति घर पे ही थे, लेकिन चूंकि उनके पास में कोई फ़ोन आया उसके बाद में फ़ोन लगाकर घर से चले गए। हम लोग सब में ढूंढते रहे और सुबह को इस तरीके से डेड बॉडी मिली है। पवन से भी पूछा जाता है, सुभाष से भी पूछा जाता है जो रामफेर के भाई थे, तो ये लोग भी वही बातें बताते हैं जो मीरा ने बताई। लिहाजा उसके बाद में मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक या फिर कोई डाउट, कोई संदेह है तो बताओ। तो जो मीरा होती है गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ शक जताती है और कहती है कि इन्हीं लोगों ने उसके पति की हत्या की है। लिहाजा पुलिस जो थी इस केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरीके से एक ही पैटर्न निकल के आ रहा है, तो पुलिस सोचती है कि एक बार अगर इस परिवार से गहनता से पूछताछ कर ली जाए, परिवार की कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें निकाल ली जाएँ, तो उसके बाद में शायद इस केस के अंदर कोई पुलिस को ऐसा रास्ता मिल सके जिससे पुलिस इस केस के अंदर किसी नतीजे पे पहुंच सके। फिलहाल जिन लोगों के खिलाफ इस केस में शक जताया जा रहा था, पुलिस उन पे भी नज़र रखती है। और पुलिस जैसे ही इस मीरा की कॉल डिटेल्स निकालती है तो ये जो पूरा केस था पानी की तरह साफ हो जाता है। दरअसल मीरा की लगातार एक नंबर पर बात हो रही थी और ये नंबर था रायबरेली के बरछाबा के रहने वाले वसंत लाल का। अब जैसे ही वसंत लाल के बारे में पूछताछ की जाती है कि भैया ये वसंत लाल कौन है, तो पता चलता है कि वसंत लाल जो है वो रामफेर का सगा मामा है। लेकिन रामफेर के मोबाइल पर फ़ोन ना कर इस तरीके से मीरा के फ़ोन पे फ़ोन आना, घंटों घंटों बात होना, यहाँ पर पुलिस को कहीं ना कहीं कोई संदेह होता है। अब पुलिस को जब संदेह होता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी सीधा मीरा को उठा लेती है। मीरा को उठाने के बाद में इससे सख्ती से पूछताछ करती है। मीरा पहले ही बदहवास थी, रो रही थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे मीरा ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। मीरा पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने मामा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है। अब ये बात मीरा की कहनी थी कि सीधे सीधे पुलिस जो थी वो रायबरेली पहुंचती है, बरछावा थाने से वसंत लाल को उठा लेती है और उसके साथ में उसका एक दोस्त जो होता है वो केतार बेड़िया, जो कि कदरबहा गांव का रहने वाला है, उसको भी उठाती है। इन दोनों को भी उठा के पुलिस थाने लेके आती है। उसके बाद में जो मामा था बसंत लाल और जो पत्नी मीरा थी, इन दोनों को सामने बिठाकर अब इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये बताओ कि तुमने कत्ल और किस वजह से किया। तो जो वसंत लाल था ये बताता है कि साहब, जो उसका भांजा था रामफेर, जब उसकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था कामकाज को लेके। तो मैं अपने भांजे के घर अक्सर जाया करता था और जब भी मैं अपने भांजे के घर जाया करता था तो भांजा अक्सर मुझसे कहा करता था कि वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, इस वजह से रामफेर और उसकी पत्नी मीरा के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव भी था, यानी इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ करता था। साथ के साथ जो रामफेर था ये शराब का आदी भी था। शराब पी के आता, अपनी पत्नी मीरा को मारता और इसी वजह से जो मीरा थी धीरे धीरे रामफेर के प्रति उसकी जो मोहब्बत थी ये कम होने लगी थी। और इसी बीच में जो मामा बसंतलाल था ये रामफेर के घर जा ही रहा था। तो बसंतलाल के साथ में जो मीरा थी पत्नी,
यानी मीरा बसंतलाल की भांजी थी और ऐसे में इन दोनों के बीच में रिश्ते बन जाते हैं। अपने ही सगे भांजे की पत्नी के साथ में बसंतलाल संबंध बना लेता है और उसके बाद में धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन बसंतलाल रामफेर के घर कभी भी आ सके, कभी भी जा सके, इसके लिए ये एक बड़ी प्लानिंग करता है। लगभग 1.5 साल पहले ये 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करता है और 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद में ये रामफेर को बैंड बाजा दिलाता है ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। रामफेर उसी बैंड बाजे से गांव-गांव जाता, अपने बैंड बाजे बजाता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। चूँकि मामा ने इतनी बड़ी मदद की थी, इसलिए रामफेर को अपने मामा के घर आने पर या फिर घर से कभी भी जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। तो मामा को वो बहुत ज़्यादा अच्छा समझा करता था। लेकिन यहाँ पर मामा जो था वो गलत था। मामा लगातार रामफेर की पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब जो रामफेर था वो लगातार उसको इस बात का शक हो जाता है। जब उसको इस बात का शक होता है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में विरोध करता है। पत्नी इस बारे में बसंतलाल को बताती है। बसंतलाल मिलकर प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत 18 सितंबर साल 2025 को ये रामफेर को कॉल करता है। एंड कॉल करने के बाद में कहता है कि चलो आ जाओ, गांव के बाहर मैं आया हूँ, मेरा दोस्त भी है, बैठकर शराब पीते हैं। अब रामफेर तो शराब का आदी था ही, इसलिए रामफेर जो होता है सीधा सीधा वहाँ पर चला जाता है। अब जाने के बाद में ये लोग बैठते हैं। बैठने के बाद में पहले तो शराब पीते हैं। रामफेर को ये लोग ज़्यादा शराब पिलाते हैं और उसके बाद में बसंतलाल जो होता है ये अपने ही गमछे से रामफेर की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसके शव को नाले के अंदर फेंक दिया जाता है ताकि इस शव को नाले के अंदर लोग पाएँ तो महज एक हादसा समझें, सोचें कि शराब पी पाकर गिर गया होगा। पोस्टमार्टम अगर होगा भी तो उसमें भी शराब की बात आएगी। लेकिन यहाँ पर बसंतलाल के जहन से ये बात उतर गई कि शराब की बात तो आएगी, लेकिन मौत किस वजह से हुई है, किस कॉज से हुई है, ये भी आएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और सारी चीज़ों में चूँकि क्लियर हो ही गया था कि मौत जो हुई है वो गला दबने की वजह से हुई है, दम घुट की वजह से हुई है। अब पुलिस जो थी बसंतलाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसके साथ में मीरा को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसका एक दोस्त होता है केतार बेड़िया, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में तीनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक 10 साल का बेटा, एक 13 साल की बच्ची जो कि रामफेर की थी, उनके सर से बाप का भी साया उतर चुका है। माँ जो है वो जेल में जा चुकी है। अब ऐसे में इन बच्चों की परवरिश कौन करे, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो ऐसे में एक मसीहा बन के पहुँचते हैं जिनका नाम होता है सुभाष गुप्ता जी, जो कि समाज सेवी का काम करते हैं। सुभाष गुप्ता जी इस बच्चे की और इस 13 साल की बच्ची की कस्टडी लेते हैं। एक तरीके से कस्टडी इसलिए लेते हैं कि ताकि 20 साल तक जब तक ये ना हो जाए तो इनके कपड़ों की, इनके खाने की तमाम ज़रूरतों को सुभाष गुप्ता जी पूरा करेंगे और गवर्नमेंट से, सरकार से जो भी लाभ मिल सकेगा, जो इनकी स्कूल की फ़ीस है उसको माफ़ कराने की भी कोशिश करेंगे और साथ के साथ जो भी लाभ होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। तो समाज के अंदर इस तरीके के यानी सुभाष गुप्ता जैसे महान लोग भी पड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।